हेलो, गुड इवनिंग। साउंड आ रही है? क्या साउंड और स्क्रीन सब ओके है ना? यस या नो? ओके, ठीक है। तो हम लोग बेस तक पहुंच चुके थे। हाँ, हम लोग बेस तक पहुंच चुके थे और हम लोगों को ये बेस पढ़ना है। इनफैक्ट हम लोगों ने बेस पिछली क्लासेस में थोड़ी बहुत पढ़ी भी थी। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने बेस में? हम लोगों ने बेस में ये देखा था कि बेस की डेफिनेशन नंबर 1 और 2। तो डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती है बेस की? जैसे जैसे एसिड का टेस्ट होता है कड़वा यानी सॉर टेस्ट, वैसे ही बेस का टेस्ट होता है बीटर। सॉर होता था उसका, खट्टा होता था, सॉरी। और बीटर यानी कि यहाँ पे कड़वा होता था। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। जैसे एसिड रेड लिटमस या पर्पल लिटमस या ब्लू लिटमस को फाइनली रेड में बदलता था। एसिड क्या करता था? या ब्लू कलर का हो या पर्पल कलर का हो, लिटमस पेपर उसको फाइनली रेड में बदल देगा। और बेस क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर या पर्पल लिटमस पेपर, इसको फाइनली ब्लू में बदल देगा। तो एसिड फाइनली रेड में बदलता है और बेस फाइनली ब्लू में बदलता है। तो एक तो डेफिनेशन हम लोगों ने उसके हिसाब से बना लिया। कुछ डिफरेंसेस ये भी हैं पीएच पे। एसिड का पीएच कहां से कहां तक होता है? तो एसिड का पीएच जो है वो 1 से लेकर 7 तक होता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। और बेस का पीएच क्या होता है? बेस का पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। 7 से ग्रेटर होता है लेकिन 14 से हमेशा बराबर या 14 से छोटा रहेगा। यानी पीएच स्केल मैंने बात किया था कि 1 से लेके 7 और ये 14 तक होता है। यहां से यहां तक एसिड होता है, फिर 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से लेके 14 तक बेस होता है। तो इसके बिहाफ पे हम लोगों ने बेस का डेफिनेशन नंबर 1 बनाया है कि दोज सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड या पर्पल लिटमस टू ब्लू इज नोन एज बेस। इसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे करेला ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, चूना ले लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं? बेस है। डेफिनेशन नंबर 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहता है? थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे हम लोगों ने एसिड में बात किया था, अर्हेनियस के हिसाब से हम लोगों ने बोला था कि एसिड वो कंपाउंड होगा, अर्हेनियस के हिसाब से एसिड वो कंपाउंड होगा जिसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन हो, और जब उस कंपाउंड को पानी में डालें तो हमें H+ दे। जैसे कि HCl था, H2SO4 था, ये सारे के सारे एसिड थे ना, जिनको हम जब पानी में डाल रहे थे तो ये हमें H+ देते थे और रिस्पेक्टिव निगेटिव आयन देते थे। याद है सभी लोगों को? रिस्पेक्टिव निगेटिव आयन देते थे। सेम वैसे ही बेस क्या कहता है? अर्हेनियस ने कहा कि बेस वो कंपाउंड होगा जिसमें कि हाइड्रो OH बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, जिसमें कि OH ग्रुप हो यानी हाइड्रो ऑक्साइड हो, और पानी में क्या हो कि ये OH का आयन भी दे, माने OH निगेटिव भी दे। ठीक है ना? जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए। तो सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोक्साइड एंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव हाइड्रोक्साइड आयन।
इन द सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। ये किसके द्वारा बताया गया था? अर्हेनियस के द्वारा। एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये है सोडियम और ये है हाइड्रोक्साइड, ठीक ना? Na सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा? Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये बेस है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में भी हाइड्रोनियम है, मतलब OH है, हाइड्रोक्साइड है, और पानी में ये OH माइनस आयन दे रहा है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या होता है? Ca, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH। लेकिन कैल्शियम +2 होता है, इसलिए हाइड्रोक्साइड हमें 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के ऊपर एक ही माइनस होता है। जब इसको हमने पानी में डाला तो क्या हुआ? कैल्शियम अलग हो जाएगा और 2 हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। अमोनियम आयन मैंने बनाया था NH4+ और उसमें एक OH डाल दो, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा? अमोनिया का आयन अलग हो जाएगा और ये OH माइनस अलग हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि KOH, इसको जब पानी में डालोगे तो क्या होगा? K+ अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेस हम पहचानेंगे कैसे। कैसे बेस पहचानेंगे हम लोग? जिसमें OH ग्रुप हो फॉर्मूले में और पानी में वो OH दे भी, पानी में वो OH दे भी, OH माइनस दे, ठीक है? बेस पहचानने आ जाएगा अब फॉर्मूले से। अब देखिए एक बात और समझिए, जैसे एसिड में मैंने आपसे कहा था कि जैसे एक फॉर्मूला C6H12O6 या CH3CH2CH3, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन तो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 12 है और यहाँ भी हाइड्रोजन देखिए 3 2 3, यानी 8 हाइड्रोजन है। तो क्या ये भी एसिड है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन ये पानी में H+ नहीं देगा। सेम वैसे ही कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप होता है, जैसे देखिए CH3OH या CH3CH2OH, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं C2H5OH एक साथ मिला के। तो देखिए OH ग्रुप है यहाँ पे, आपको दिख रहा है ना? लेकिन ये है एक्चुअल में एल्कोहल का फॉर्मूला। ये बातें आगे समझ में आएंगी, फिलहाल अभी लिख लीजिए, आगे ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अभी नोट्स बनाइएगा तो इसको लिख लीजिएगा कि ये सब एल्कोहल के फॉर्मूले होते हैं जिसमें OH ग्रुप तो होता है लेकिन ये पानी में OH माइनस नहीं देता, इस कारण से ये बेस नहीं है। ओके, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, जैसे बट कंपाउंड लाइक C2H5OH जो कि एक एल्कोहल है, कंटेन OH ग्रुप बट इट इज नॉट बेस बिकॉज it does not give OH minus in the water solution। क्या बात समझ में आ गई? अब बेस पहचानने आ जाएगा ना? यस या नो? बेस पहचानने में कोई दिक्कत? अब बेस पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? इसमें कुछ पूछना है? आगे देखिए, अब आगे हम लोग करने वाले हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जिसमें OH हो वहीं बेस नहीं होता। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेस होते हैं। सम कंपाउंड्स विच आर आल्सो बेस, मतलब कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनको कि हम लोग बेस की कैटेगरी में ही रखते हैं। जिसमें पहला देखिए, पहला टाइप
वी हैव रीड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में यह बात पढ़ी थी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड आप लोगों को याद है, जो कि मेटल और ऑक्सीजन से मिलकर बना था, याद है ना, मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है। ये बात हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ते समय लिखा था कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे कैसे नेचर में होते हैं, बेसिक नेचर ही होते हैं, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके वहां पे हम लोग साल्ट एंड वाटर बना रहे थे और बोल रहे थे कि रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो सारे के सारे बेस होंगे। जैसे सोडियम ऑक्साइड, क्या फॉर्मूला बनेगा, Na2O, क्योंकि ऑक्सीजन 2- होता है और Na के ऊपर 1+ होता है, तो Na2O इज द सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर +2 में है यहाँ पे। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं, मेटल ऑक्साइड ही तो दिख रहे हैं। पहले मेटल है और बाद में ऑक्साइड है, मतलब पहला एलिमेंट मेटल का है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन का है, तो इनका नाम है मेटल ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये इनका नेचर कैसा होता है, ये भी बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड भी कैसे होते हैं, बेस होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि क्या ये हाइड्रो ऑक्साइड वाले ही सिर्फ बेस होते हैं, तो आप कहिएगा नहीं, हाइड्रो ऑक्साइड वाले भी बेस होते हैं और ये मेटल ऑक्साइड वाले भी बेस होते हैं। क्लियर बात, समझ में आ गई। एक प्रकार का और कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं, मेटल कार्बोनेट मतलब कोई यहाँ मेटल होगा, यहाँ पे कोई मेटल होगा और यहाँ पे कार्बोनेट होगा, यानी CO3 2-, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ये भी तो न्यूट्रलाइज करता था एसिड को और साल्ट CO2 और H2O बनता था, याद आया। तो यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी हम लोग बेसिस की तरह ही कंसीडर करेंगे। इसको भी हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, बेस की तरीके। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने वहां भी किया था, सोडियम कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला बनेगा सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। क्यों Na2 हमने लिया, क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर 2- होता है, तो सोडियम हमें 2 लेना होगा, तभी तो +2 बैलेंस हो पाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बाइकार्बोनेट के ऊपर सिर्फ 1- होता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक्चुअल में ये बेस ही हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बेस की तरीके बिहेव करते हैं और एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होते हैं और साल्ट H2O और CO2 बनाते हैं। क्लियर बात। तो यानी हम लोगों को यहां तक अभी तक क्या बात समझ में आ गई कि बेस क्या क्या होते हैं। तो बेस वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रो ऑक्साइड हो और पानी में OH- दे। दूसरा, बेस वो भी हो सकते हैं जो कि मेटल ऑक्साइड हो। और तीसरा, बेस वो भी हो सकते हैं जो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। क्लियर। यानी कि बेस अब 3 तरीके से हम लोग पहचानेंगे। बात समझ में आई। यहाँ पे एक कंपटीशन की बात थोड़ी सी है, मैं समझा देता हूं, अच्छा पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को एक बात यहां दिख रही होगी कि सोडियम कार्बोनेट जैसे Na2CO3 जो है, ये यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे ये निगेटिव आयन है। सोडियम पॉजिटिव आयन है और कार्बोनेट निगेटिव आयन है। तो ये एक्चुअल में तो साल्ट जैसा दिख रहा है। क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि साल्ट का
जो पहचानने का जो उसका तरीका होता है वो यही होता है कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन आपस में मिले होते हैं, वो साल्ट होता है। तो यहां भी तो वैसा ही है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि Na2CO3 या CaCO3 ये सारे के सारे एक्चुअल में साल्ट ही होते हैं। एक्चुअली दे आर साल्ट्स, ये एक्चुअल में साल्ट्स ही होते हैं। लेकिन जब इन साल्ट्स को हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है ना वो बेसिक बन जाता है। वो सॉल्यूशन कैसा बन जाता है? बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब वो साल्ट के जैसा उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहती। इन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को जब हम लोग पानी में डालते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को पानी में डालते हैं तो ये बेसिक सॉल्यूशन बन जाते हैं, सो दैट इट इज बेसिक। क्या बात समझ में आई? तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि भैया बेस को कैसे तुम पहचानोगे, तो तुम कहना कि जिस फॉर्मूले में OH ग्रुप हो और पानी में वो OH माइनस दे, या जितने भी मेटल ऑक्साइड हो, मेटल हो और उसके बाद ऑक्सीजन हो, मेटल ऑक्साइड हो, या जितने भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, ये सारे के सारे बेस होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो क्या बेस पहचानने आ जाएगा? कोई दिक्कत? यस या नो? ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं एल्कली की। एल्कली क्या होता है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि टीचर कभी बोलते हैं कि ये बेस है, कभी बोलते हैं एल्कली है। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कब एल्कली बोले कब बेस बोले। ओके ना? तो वो कंफ्यूजन अभी आप लोगों का क्लियर होने वाला है। देखिए, द बेसिस which are soluble in water and give hydroxide ion in the aqueous solution are called alkalis। मतलब ऐसे बेस जो कि पानी में जब उनको डाला जाए, हमने बेस लिया, उनको पानी में डाला, तो वो हमें क्या दें? हाइड्रो ऑक्साइड आयन दें, यानी कि वो बेस पानी में सॉल्युबल हो। जो बेस पानी में सॉल्युबल हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो एल्कली भी है। क्या कहेंगे हम लोग? वो एल्कली है। तो एल्कली हम कब कहते हैं बेस को? हमेशा हम बेस को एल्कली नहीं कहेंगे। हम तभी एल्कली कहेंगे जब वो पानी में सॉल्युबल होगा और OH माइनस देगा। ये बातें थोड़ी सी आगे जाकर आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। आपके 10th लेवल पर, आपके 10th लेवल पर या तो एल्कली बोला जाए या बेस बोला जाए, बात सेम है। ठीक है ना? 10th लेवल पर, क्योंकि हम लोग जो भी बेस वाला काम करेंगे वो सब कुछ पानी में ही करेंगे, सारा रिएक्शन हम लोग पानी में करेंगे। तो यानी कि जब हमने बेस को पानी में डाल दिया तो वो एल्कली तो बन ही गया। तो इसीलिए आपके लेवल पर मेजर काम जो होगा वो कैसा होगा? एल्कली और बेस को सेम मानते हुए होगा। तो अगर कभी भी एल्कली बोला जाए या बेस बोला जाए, आप समझिएगा कि सेम बातें ही हो रही हैं। क्या बात समझ गए ना? इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जितने भी बेस होते हैं यार, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखे हैं, जितने भी बेस होते हैं वो सारे के सारे पानी में घुलते हैं और हमें OH माइनस देते हैं। कुछ ही ऐसे बेस होते हैं जो पानी में घुल के हमें OH माइनस नहीं देते हैं, मतलब पानी में वो सॉल्युबल होते ही नहीं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या NaOH या KOH, ये सारे के सारे एल्कली भी होते हैं और बेस भी होते हैं। बेस तो हैं ही, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड वाले ग्रुप हैं और ये मेटल ऑक्साइड वाले ग्रुप हैं, तो ये तो बेस हैं ही साथ ये एल्कली भी होंगे, क्योंकि ये पानी में घुलने के बाद OH माइनस हमें देते हैं।
क्लियर है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो मेजर जो होते हैं ना, मैक्सिमम बेस पानी में घुल के हमें OH माइनस देते हैं, तो उनको हम एल्कली भी कहते हैं। कुछ ही ऐसे बेस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, उनमें से एक नाम मैंने लिख रखा है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। कॉपर ऑक्साइड इज ओनली बेस, इट इज नॉट एल्कली। जो कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है, तो मेटल ऑक्साइड हुआ ना, तो मेटल ऑक्साइड हुआ तो ये बेस तो हुआ ही हुआ, ये मेटल हुआ और ये ऑक्साइड हुआ ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड है तो यानी ये बेस तो है ही, ये तो 100% गारंटी है कि ये बेस है। लेकिन ये एल्कली नहीं है, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता है, ये सॉल्युबल पानी में नहीं होता है। ठीक है ना, तो कोई आपसे पूछे कि एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है, तो आई थिंक अब आप लोग इस लेवल पर पहुंच चुके हो कि एग्जाम्पल देकर भी समझा सकते हो, और इस कॉपर ऑक्साइड का भी एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड एक बेस है, एल्कली नहीं है। ये बात भी आप अच्छे से समझा सकते हो। ओके, इसका रीजन क्या है, इसका क्या रीजन है कि कॉपर ऑक्साइड पानी में नहीं सोल्यूबल हो पाता है, ये आपको खुद खोजना है। क्या रीजन है कि कॉपर ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल नहीं होता है और एल्कली नहीं बन पाता है, इसका रीजन क्या है, आप खुद खोजेंगे और हमें अगले लेक्चर में बताएंगे। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर दिमाग के घोरे दोहराओगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ओके, आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, यस या नो? कोई दिक्कत? ठीक है, नो, सब समझ में आ रहा है इसका मतलब ना। नोट्स भी बनाते रहिएगा, कभी भी मैं किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ, नोट्स मांग सकता हूँ, ठीक है ना, तो नोट्स जरूर बनाइएगा, सारी चीजें याद करते रहिए। आप लोगों का टर्म 1 का सिलेबस भी अब आ चुका है, उसको भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा, और उसके बाद उसके हिसाब से MCQ क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो नोट्स जरूर बनाइए, वहीं आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरीके मदद करेगा एग्जाम के समय, वरना उस समय पागलों की तरह भटकोगे कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से लिखें, क्या याद करें, क्या छूट गया। इसीलिए नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके ना, देखिए मैंने ये बात लिख भी रखी है कि मोस्टली बेसिस आर एल्कली, जो मैक्सिमम बेसिस होते हैं ना वो एल्कली होते हैं, तो इसीलिए या तो मैं बेस बोलूं या एल्कली बोलूं, सेम मीनिंग है। ठीक है ना, एक नोट यहां और कीजिएगा, ये नोट करके एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख लीजिएगा कि अमोनिया इज एल्कलिन इन नेचर। जो अमोनिया होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, दिस इज द अमोनिया। मैक्सिमम टाइम ये गैस के फॉर्मेट में ही रहता है, अमोनिया गैस बोलते हैं। तो अमोनिया इज एल्कली इन नेचर, ये नेचर में एल्कलिन होता है। क्यों? क्योंकि जब ये पानी में डिजोल्व होता है तो हमें OH माइनस देता है। कैसे होता है ये फॉर्मूला, जरा देखिए। ये अमोनिया है, अमोनिया गैस के फॉर्मेट में ज्यादा रहता है, लेकिन हम उसको कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में ला लिए, और फिर इसकी रिएक्शन हमने H2O से कराई। ठीक है ना, और जब H2O से इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NH4OH, जो कि NH4 प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो फाइनली हमें OH माइनस दे दिया ना ये, तो यानी कि ये बेस है, या यूं कहें कि ये एल्कलील है, क्योंकि पानी में ये OH माइनस दे रहा है। क्लियर? तो अमोनिया भी अगर कोई पूछे कि अमोनिया का नेचर कैसा होता है, तो आप कहोगे बेसिक होता है, एल्कलील होता है। और क्यों होता है, तो ये रिएक्शन उसे दिखा देना और कहना कि इस कारण से होता है। क्या बात समझ गए? अब हम लोग यहां से बेसिस की प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, ठीक है ना। 7 या 8
टोटल 8 या 9 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग एक एक करके यहाँ से डिस्कस करेंगे। शुरू के 4-5 प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी हैं, मैं शुरू के ही 4 या 5 प्रॉपर्टी आज करूंगा। उसके बाद के जो 3-4 प्रॉपर्टी बच जाएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे और 3-4 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हम लोग 3-4 प्रॉपर्टीज आज कर लेते हैं, बाकी के नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी तक बताइए मुझे एक बार ये बता दीजिए कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, यस या नो, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? सब कुछ समझ में आ रहा है? अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो इसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं या आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके दो ही मतलब हैं कि या तो मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जा रहा है, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप कुछ भी पढ़ ही नहीं रहे हैं, इस कारण से कोई डाउट ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा सभी से। फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस करते हैं। चलिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सबसे पहला प्रॉपर्टी बेसिस है बीटर टेस्ट। 50 बार पढ़ चुके इस बात को, अब तो याद भी हो गया होगा। बेसिस फील स्लिपरी और सॉफ्ट टच, मतलब जब बेस, कोई भी बेस होगा उसको जब आप टच करोगे तो मतलब स्लिपरी होगा। स्लिपरी का मतलब क्या है? यानी कि टच करने पर वो आपका हाथ जो है सो फिसल जाएगा। जैसे साबुन ही ले लीजिए, साबुन में बेस होता है तो वो बिल्कुल स्लिप होता है ना, हाथ रखते ही वो फिसल जाता है। तो यानी कि बेसिस की ये खास बात होती है कि ये सॉपी टच होते हैं या स्लिपरी होते हैं। अच्छा, बेसिस के ऊपर इंडिकेटर्स का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, फटाक से एक बार हम लोग लिख लेते हैं। बेसिस के ऊपर इंडिकेटर्स का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? रेड या पर्पल लिटमस होगा और इसको जब हम लोग बेस के साथ ट्रीट करेंगे, रेड या पर्पल लिटमस होगा तो बेस के साथ ट्रीट करने पर फाइनली क्या हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। फिनोप्थिलीन जो कि कलरलेस होता है, नेचुरली कलरलेस होता है, जब इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जिसका नेचुरल कलर ऑरेंज ही होता है, इसको जब बेस के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो फाइनली येलो हो जाता है। टर्मेरिक जो कि हल्दी होता है, येलो कलर का होता है, इसको जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो फाइनली क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। ओके, तो ये सारी बातें भी नोट कर लीजिएगा एक बार फिर से, ताकि रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, चौथी प्रॉपर्टी है कोरोजिव नेचर। यानी कि जैसे एसिड, हाई एसिड जो होते थे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे, अगर उनसे खतरा होता था, मैंने बताया था अगर वो गिर जाए तो हमारी स्किन को खराब कर देंगे, हाथ खराब कर देंगे या कपड़े को खराब कर देंगे। वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जैसे कि NaOH, जैसे कि KOH, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अगर ये भी हमारे शरीर पर गिर जाएं या कपड़े पर गिर जाएं तो उसको खराब कर देंगे। यहाँ पे मैंने NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड ना लिख के एक नाम नया लिखा है, कॉस्टिक सोडा। ये नया नाम आप लोग याद रखिएगा कि NaOH का जो जनरल नाम होता है वो कॉस्टिक सोडा होता है, और KOH का जो जनरल नाम होता है वो कॉस्टिक पोटास होता है। देखिए केमिस्ट्री में कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, तभी आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो पाएगी। और अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो गई तो समझिए कि फिर बल्ले बल्ले है। क्योंकि 11th 12th में केमिस्ट्री में जिनकी पकड़ हो जाती है ना,
वो फिर नीट, IIT, जेई या कोई भी कंपटीशन बहुत आराम से क्रैक कर लेते हैं। तो इसीलिए याद करने की आदत डालिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक नया नाम हम लोगों ने यहाँ देखा, क्या? कॉस्टिक सोडा। और KOH का एक नया नाम कॉस्टिक पोटास। ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और भी कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मैंने 2 ही नाम लिखे हैं, और ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन, या कपड़े पर गिर जाए तो वहां भी उसको बर्न कर सकते हैं। तो जब भी लैब में इसका यूज करें, बहुत सावधानी के साथ करें, टीचर की निगरानी में करें। 5वां प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एसिड में क्या होता था कि एसिड, याद है आप लोगों को, कोई भी एसिड जैसे HCl ले लिया हमने, इसको जब हम लोग पानी में डालते थे तो H+ और Cl- दे देता था, यानी हमें आयन मिल गए, पॉजिटिव आयन भी मिल गया, निगेटिव आयन भी मिल गए। तो इन दोनों आयन को क्या करते थे हम लोग, पानी में रखते थे और इनको फ्लो कराते थे करंट की मदद से। ये फ्लो भी होते थे, करंट का फ्लो बरकरार रहता था और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। सेम वैसे ही बेस में भी बेस को जब हम लोग पानी में डालेंगे, तो जैसे बेस ले लीजिए आप NaOH, इसको जब आप पानी में डालोगे तो पहले भी बताया था कि Na+ और OH- में टूटेगा। तो Na+ और OH- यानी कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन हमें मिल गया। तो जब हमें मिल गया तो इसका फ्लो होगा और इसके कारण से करंट प्रोड्यूस होगा। तो बेसिस वाटर में सोलुबल होकर हमें करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब? जब वाटर में हो, ऐसे नहीं, क्योंकि वाटर में ही तो आयन बनेंगे, और जब आयन बन जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहीं तक हम लोग रखते हैं लेक्चर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 तक। उसके बाद 6, 7 और 8 3 प्रॉपर्टी और बचते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी करने वाले हैं कि बाकी के कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, बेसिस के यूजेज डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद बेस से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ठीक, वंस अगेन एल्कली। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अभी 2 मिनट का समय है, एल्कली एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहां तक तो समझ में आया ना? ये सारी प्रॉपर्टी तो बहुत इजी इजी थी, ये सब समझ में आ गई होंगी। एल्कली एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ओके, एल्कली, ये सब कुछ मैं हटा दूं पहले। फिर से नए नए सिरे से पढ़ते हैं। देखिए, देखिए मैंने क्या बोला कि बेस क्या क्या हो सकते हैं। तो बेस आपके हो सकते हैं ऐसे ग्रुप जिसमें OH हो, हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो, और पानी में वो OH- दे, या वो भी बेस हो सकते हैं जो कि मेटल ऑक्साइड हो, मेटल हो और उसके बाद ऑक्सीजन हो, या वो भी हो सकते हैं जो मेटल कार्बोनेट हो, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। ये सारे के सारे बेस हो सकते हैं, ये सारे के सारे बेस होते हैं, हो क्या सकते हैं, ये सारे के सारे बेस होते हैं। जब ये सारे बेसिस को हम पानी में डालते हैं, इन सारे बेसिस को हम लोग पानी में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो इनमें से कुछ बेसिस, या यूं कहें मैक्सिमम बेसिस, पानी में सोलुबल हो जाते हैं और एक पॉजिटिव आयन दे देंगे, और निगेटिव आयन के रूप में वो OH- दे देंगे। पॉजिटिव आयन जैसे कि Na+, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में, या जो भी है, एक रिस्पेक्टिव पॉजिटिव आयन दे देंगे, और निगेटिव आयन के केस में OH- दे देंगे। लेकिन कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में नॉट सोलुबल होते हैं, ये सोलुबल नहीं होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। उनकी प्रॉपर्टी बेस की तरीके होती है,
वो होते बेस ही हैं, लेकिन वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं और OH माइनस नहीं देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कॉपर ऑक्साइड, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड होता बेस है, लेकिन ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। और मैक्सिमम ऐसे बेस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या मेटल ऑक्साइड में आप देख लीजिए तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, या कोई कार्बोनेट वाला ले लीजिए, ये सारे के सारे ऐसे बेस होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इनको एक नया नाम दे दिया जाता है कि ये एल्कली भी है। मतलब इन सारे बेसिस को एक नया नाम दे देते हैं कि ये बेस के साथ साथ एल्कली भी बोले जाएंगे। क्या बात समझ गए? ये बेस तो हैं ही, लेकिन पानी में सॉल्युबल हैं और OH माइनस दे रहे हैं, इस कारण से ये एल्कली भी बोले जाएंगे। ओके, जैसे कि कोई आदमी है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ही इज ए पर्सन, ही इज ए पर्सन। लेकिन वो मान के चलिए वो टीचर भी है, वो पढ़ाते भी हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे कि ही इज ए पर्सन, और वो एक टीचर भी हैं। उनके साथ एक नया नाम जुड़ गया कि वो टीचर भी। बात समझ गए ना? क्योंकि वो कुछ लोगों को ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि सारे के सारे आदमी ही टीचर होते हैं, ऐसा नहीं होता है, सभी लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो वैसे ही बेस जो है ये आदमी है, और ये जो एल्कली है वो सारे टीचर हैं। तो ऐसे बेसेस जो कि पानी में घुल जाते हैं और OH माइनस हमें देते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। और जो पानी में नहीं घुलेंगे, OH माइनस नहीं देंगे, उनको हम लोग एल्कली नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ बेस कहेंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड। लेकिन मैंने अभी बोला कि आपके सिलेबस में मैक्सिमम बेसेस एल्कली भी कहलाएंगे और एल्कली बेस भी कहलाएंगे। यानी कि आपके सिलेबस के अनुसार हम लोग एल्कली बोले तो या बेस बोले तो बात सेम है। ठीक, अब समझ में आया कि नहीं? यस या नो? ओके, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और भी कोई दिक्कत हो रिवाइज कीजिए, अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो अगली क्लास में हम लोग ठीक है ना बात करेंगे, बात करते हुए डिस्कस करेंगे। आज मैं माइक आपका नहीं खोल रहा क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, बात भी करेंगे और उसके बाद जो भी डाउट होगा डिस्कस भी करेंगे। तो संडे आपके पास टाइम है, इसको फुल रिवाइज कीजिए, अभी तक जो भी पढ़ाया गया है पूरा फुल रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।